स्कैरी पंकी, डर सबको लगता है। साल 1996 की बात है। शिवपुर गांव में किसान अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए बजूका लगा रहे थे। आज की रात महामावस थी। रमेश अपने खेत में लकड़ी और पुआल से एक बजूका बनाता है, लेकिन उसने उसे इस तरह पहनाया है कि वह ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। टेढ़ा मेढ़ा, गंदे कपड़े और एक लाल हरा चेहरा। अब कोई जानवर पास नहीं आएगा। यह बजूका बहुत डरावना दिख रहा है। इससे मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। बजूके के डर से कोई जानवर मेरे खेत में नहीं आएगा। तभी गांव का सरपंच दयाल सिंह वहां आते हैं और उस अजीब बजूके को देखकर ठिठक जाते हैं। रमेश, ये क्या बकवास है? ये कैसा बजूका है? ये तो किसी सड़े हुए आदमी जैसा लग रहा है। सरपंच जी, मैंने बस इसे थोड़ा अलग डरावना बनाया है। बाकी ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बजूका पुआल का होता है, इंसान का नहीं। इसकी आंखें लाल क्यों हैं? और यह बजूका जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आज महा अमावस है। इस रात किसी विकृत मानव आकृति को खेत में नहीं छोड़ते। इसे अभी हटा। सरपंच जी, मैंने इसे मेहनत से बनाया है। आप चिंता मत करो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी तेरी होगी और उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। रमेश ने सरपंच की बात अनसुनी कर दी। सूरज डूबा और रमेश घर चला गया। रात के ठीक 12 बज गए। गांव में भयानक अंधेरा छा गया। ज़ॉम्बी जैसा बजूका खेत के बीचों बीच खड़ा है। तभी उसके अंदर चरमराहट होती है। बजूके की लाल आंखें चमकने लगती हैं। गरम खून, मुझे खून चाहिए। गरम खून पीना है। बजूका अब एक जिंदा सड़ा हुआ पुतला बन चुका था। उसकी चाल उस ज़ॉम्बी जैसी आकृति की तरह लड़खड़ाती हुई थी। वह तेजी से खेत से निकला। बजूका गांव में आता है। गांव के बाड़े में एक गाय बंधी है। बजूका उस पर हमला करता है और गाय का सारा खून पी लेता है। सुबह होने से पहले बजूका चुपचाप वापस अपनी जगह पर जाकर बेजान पुतला बन गया और खेत में खड़ा हो गया। अगले दिन सरपंच दयाल सिंह और अन्य किसान उस मरी हुई गाय के पास खड़े हैं। गाय के आसपास खून के डब्बे हैं। विनोद, मैंने कहा था यह सामान्य जानवर का काम नहीं है। यह सब उस बजूके की वजह से हुआ है। सरपंच जी, इस गाय का मांस पूरा गायब है। यह कोई अजीब जानवर है। एक बजूका ये सब कैसे कर सकता है? कल रात वह यहीं खड़ा था और वहां अब वही खड़ा है। सरपंच जी, और मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो वही चलकर देख लो। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब यह बजूका नहीं, यह शिकारी है। गांव में अब रात को पहरा दिया जाएगा। आज रात कोई नहीं सोएगा। ठीक है सरपंच जी, आज रात को मैं और सुरेश हम दोनों मिलकर पहरा देंगे। उसी रात गांव के दो साहसी युवा विनोद और सुरेश पहरा देने के लिए निकले। उनके पास पुरानी बंदूकें थीं। रात 2 बजे विनोद और सुरेश गांव की गली में चल रहे हैं। घना कोहरा है। विनोद, अगर वह सच में ज़ॉम्बी हुआ तो क्या करेंगे? सुना है ज़ॉम्बी इंसान को कच्चा चबा जाते हैं, उनका सारा खून पी जाते हैं, जैसे उस गाय का पिया था। वह ज़ॉम्बी नहीं है,
बस एक जानवर है। तू डर मत। वैसे भी अपने पास बंदूक है, जो भी आएगा उड़ा देंगे साले को। डर तो लगता है मुझे, तो उस गाय के बारे में सोचता हूं तो डर लगने लग जाता है। विनोद, चल चलते हैं यहां से। अपन अगर वो आ गया और मार दिया अपनों को तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरी बात मान विनोद, चल यहां से भाग चलते हैं। तभी गली के मोड़ से ज़ॉम्बी बजूका लड़खड़ाता हुआ आता है। उसके शरीर पर ताजा खून लगा है। विनोद, ये वही सड़ा हुआ पुतला है। मैंने बोला था विनोद, ये ज़ॉम्बी ही है। विनोद, चल भाग यहां से। चल विनोद, वरना वो दोनों को मार देगा। मेरी बात मान विनोद, चल यहां से। सुरेश, भागो मत, इसे गोली से मारना होगा। गोली चलाओ, इसको अभी यही ढेर कर देते हैं। डरो मत, बस गोली चलाओ। गरम खून, मैं आज तुम दोनों का खून पी कर जाऊंगा। बजूका तेजी से भागा। उसने सबसे पहले सुरेश को पकड़ा। सुरेश को छोड़, वरना यही गोली से ढेर कर दूंगा और मारा जाएगा। अगर जिंदा बचना चाहता है तो अभी सुरेश को छोड़ दे, वरना गोली से यही ढेर कर दूंगा। विनोद, बचा मुझे, वरना ये मार देगा। गोली चला विनोद, जल्दी, वरना ये मेरा खून पी जाएगा। विनोद तुरंत बजूके पर बंदूक चलाता है। गोली की भयानक आवाज से पूरा गांव जग जाता है। गोली बजूके के सीने पर लगी, लेकिन वह गिरा नहीं। अब तुम नहीं बचोगे। बजूका ने सुरेश को फेंक दिया और विनोद पर हमला किया। गांव के लोग लालटेन लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बजूका अब और भी ज्यादा हिंसक हो गया है। गांव वाले चारों तरफ से बजूके को घेर लेते हैं। रमेश, तूने क्या बनाया था? इसे अब मारना होगा, वरना ये पूरे गांव को मार देगा। इसे अभी खत्म करना होगा। भूख में तुम सबको खाऊंगा, अब तुम सब मारे जाओगे। बजूका ने भयानक ताकत से गांव वालों को धक्का दिया और अंधेरे में भाग गया। गांव वाले जमीन पर पड़े सुरेश और एक अन्य किसान रमेश का पड़ोसी को देखते हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। इसने 2 जान ले ली। ये ज़ॉम्बी पुतला है। ये दिन में बेजान बन जाता है, पर रात में जिंदा हो जाता है। हमें आज रात इसे जलाना होगा, क्योंकि गोली इसे नहीं मार सकती। हम सब आज रात इसे गोदाम के पास घेरेंगे और एक साथ गोली चलाएंगे, तब यहां मरेगा। उसी रात गांव में अंतिम लड़ाई की तैयारी हुई। सभी ने बजूके को जलाने की योजना बनाई। रात 3 बजे गांव के लोग गोदाम के पास छिपकर बजूके का इंतजार कर रहे हैं। सभी के पास बंदूकें और मशालें हैं। सरपंच जी, वह आ रहा है और वह और भी ज्यादा सड़ा हुआ लग रहा है। आप सब तैयार रहना गोली चलने के लिए। बजूका लड़खड़ाती चाल से उनके पास आया। सभी एक साथ निशाना लगाओ और आग भी फेंको। सभी ने मिलकर एक साथ गोलियां चलाईं और साथ ही मशालें भी बजूके पर फेंकी। सभी लोग वहां आते हैं, बजूके को जलते हुए देखते हैं। यह नहीं उठेगा, अब यह हमेशा के लिए मर गया है। हाँ, पर उसका सिर कहां गया? उस सड़ी हुई हांडी का सिर यहां तो दिख नहीं रहा। गांव वालों ने चारों तरफ देखा। ज़ॉम्बी बजूके की टूटी हुई हांडी कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद शिवपुर में कोई बजूका नहीं लगाता, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि महा अमावस की रात में उस गांव की सड़कों पर ज़ॉम्बी बजूके की जली हुई राख हवा में उड़ती है, जो अपने सिर की तलाश में रहती है।
गहरी बाकी डर सबको लगता है। अगली सुबह गोदाम की राख से गर्माहट निकल रही थी। अजय और सरपंच राख को लकड़ी से टटोल रहे हैं। सरपंच जी, मुझे हांडी नहीं मिली। जॉम्बी पुतले का सिर, वह मिट्टी का सिर कहां गया? तुम मजाक तो नहीं कर रहे अजय? इतनी बड़ी आग लगी थी, वह टूटकर मिट्टी में मिल गई होगी। नहीं सरपंच जी, ये देखिए, राख के ऊपर ये गोल निशान, ये किसी जलते हुए चीज के घिसटने के हैं। मिट्टी का वह सिर, वह जिंदा है और खुद लुढ़क कर भागा है। इसका मतलब आग उसे मार नहीं पाई। वह शैतान अब शरीर की तलाश में है। बजूके का सिर, उसकी हांडी, वह आग से बच निकली थी। यह खबर शिवपुर में डर की नई लहर लेकर आई। रात 10 बजे गांव के बाहर सूखे खेत में भयानक खामोशी है। तभी टक टक की धीमी आवाज आती है, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन लुढ़क रहा हो। वह थी ज़ॉम्बी बजूके की टूटी हुई हांडी। वह खून से सनी हुई थी और अपनी लाल चमकती आंखों को झिलमिलाती हुई गांव की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसको देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। सुना तुमने? यह सामान्य भौंकना नहीं था, यह वही पुरानी दहशत है। विनोद की मौत के बाद मुझे लगा था सब खत्म हो गया। उस सिर को यहीं रहने दो अजय, बाहर मत जाना। लेकिन अजय खिड़की से बाहर झांकता है। उसे सड़क पर कुछ गोल चीज लुढ़कती हुई दिखती है, जिसकी आंखें जल रही थीं। रात 1 बजे गांव के बीचों बीच एक पुरानी दुकान है, जहां पर बाबूलाल नाम का एक चौकीदार डरा हुआ बैठा है। 50 रुपये के लिए ज़ॉम्बी पुतले की कहानियां सुन रहा हूं। अंधविश्वास है बाबूलाल, अंधविश्वास। उसे जमीन पर धीमी घिसटने की आवाज सुनाई देती है। कौन है बाहर? जवाब दो, कौन आया है इतनी रात को? आवाज रुक जाती है। वह टॉर्च जलाकर बाहर आकर देखता है। उसको हांडी दिखाई देती है। बाबूलाल अकेला है। अब तेरा क्या होगा रे बाबूलाल? तू बोल रहा है? शैतान, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। इंतजार है तेरा भी बाबूलाल। अगली सुबह अजय और सरपंच वहां आते हैं। बाबूलाल सदमे में है और दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। हे भगवान, बाबूलाल सदमे में है और यहाँ ये खुली चुनौती है। क्या लिखा है? लिखा है, मैं वापस आया हूं। सरपंच जी, यह सिर अब गांव के बीचों बीच आ गया है। हमें रमेश को खोजना होगा, इससे पहले कि वह अपना शरीर खोज ले। सरपंच और अजय अब जानते हैं कि खतरा कहां से शुरू हुआ था। वे रमेश के घर जाते हैं। सरपंच जी, रमेश ने ही उसे बनाया था। शायद वह जानता है कि इसे कैसे रोका जाए। वे दोनों रात की 10 बजे रमेश के घर आते हैं। कमरे में अंधेरा था, हवा में पसीने और मिट्टी की अजीब बदबू थी। सरपंच ने टॉर्च की रोशनी सामने की दीवार पर डाली। सामने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। उसने मुझे बनाया, मेरा हक है। अब मैं उसका हूं, मैं उसका शरीर हूं। मैं वापस आया हूं। हे भगवान, रमेश कहाँ है? इसने रमेश को भी नहीं छोड़ा। ज़ॉम्बी पुतले ने उसे पकड़ लिया है। बिस्तर पर रमेश की फटी हुई शर्ट पड़ी थी और जमीन पर घसीटते हुए चिन्ह थे, मानो कोई भारी चीज जबरदस्ती खींची गई हो। निशान सीधे बाहर खेत की ओर जा रहे थे।
हमें खेत की तरफ चलना होगा, शायद रमेश वहां मिल जाए। अजय और सरपंच भागे भागे खेत के पास पहुंचे। वहां बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी। माई, माई, तुमने कुछ देखा? रमेश को किसी ने खींचा था। हाँ बेटा, रात को हांडी घूमती आई खुद ब खुद। वह किसी शिकारी की तरह धीमी और तेज थी। रमेश अंदर से चिल्लाया और फिर दोनों खेत में चले गए और फिर सन्नाटा छा गया। जल्दी चलो अजय, हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। ये आग और बंदूक के बस की बात नहीं रही। घोर दीनानाथ आता है। वह हांडी और घसीटने के निशान देखता है। सरपंच, यह पुतला नहीं, यह महाअमावस का श्राप है। सिर रमेश के शरीर को खोद चुका है, क्योंकि रमेश ही उसका असली निर्माता था। इसे रोका कैसे जाए? दीनानाथ, समाधान बताओ। रोकना मुश्किल है। हमें महाअमावस की रात से पहले उसे अलग करना होगा, वरना वह पूरा हो जाएगा। उसका बिना सिर वाला शरीर जिंदा है और सिर उसमें घुसने की तैयारी में है। रात 12 बजे गांव के चौराहे पर अघोर दीनानाथ मंत्र पढ़ रहा है। सरपंच और अजय बंदूकें लिए खड़े हैं। ओम हिलिम किलिम चामुंडाय नमः। दूर हट पापी आत्मा, तेरा स्थान इस मनुष्य के शरीर में नहीं है। लाल झिलमिलाती आंखें दिखती हैं। हांडी तेजी से लुढ़कती है। तभी रमेश का बिना सिर वाला शरीर अंधेरे में झटके से बाहर आता है। रमेश का शरीर आ गया। अजय, गोली मत चलाना, हम इसे जिंदा पकड़ेंगे। सरपंच जी, ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये खतरनाक है। बिना सिर वाला शरीर लड़खड़ाता हुआ हांडी की ओर झपटता है। हांडी उसके धड़ पर टिक जाती है। शरीर मरोड़ खाने लगता है। पुआल और रक्त ने एक होना शुरू कर दिया। हांडी के नीचे से पुआल उभरता है। आंखें लाल जल उठती हैं। पूरा ज़ॉम्बी पुतला खड़ा हो जाता है। मैं पूरा हो गया, अब कोई नहीं बचेगा, मारे जाओगे तुम सब। बजूका दीनानाथ की ओर बढ़ता है, उसको मारने के लिए। भागो, अब इसे कोई नहीं रोक सकता, ये सबको खत्म कर देगा। भागो जल्दी। एक बार में बजूका दीनानाथ को बीच से फाड़ देता है। गांव वाले डर के मारे भागते हैं। अगली सुबह गांव की गलियों में खून और पुआल के निशान हैं। उस दिन के बाद शिवपुर में कोई खेत या गली सुरक्षित नहीं रही। महाअमावस का ज़ॉम्बी पुतला अब रमेश के शरीर में था। गांव वाले कहते हैं कि महाअमावस आते ही बजूका खेतों में खड़ा दिखता है और किसी नए शरीर की खोज में रात भर घूमता है। लेकिन अब वह सिर्फ पुतला नहीं, वह शिकारी है, वह रमेश है। और अब वह महाअमावस का शैतान गांव से बाहर निकलकर दुनिया को डराना चाहता है।